हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक नए वीडियो पे। और आज का जो वीडियो है उसमें हम वापस से क्लास 11th के सेट चैप्टर के एग्जाम्पलर को और कंटिन्यू करेंगे। भाई ऑलरेडी आपको दो वीडियो एग्जाम्पलर पे मिल चुकी है सेट चैप्टर पे, जहां पे पहले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दूसरे वीडियो में मैंने आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस किए और आज तीसरे वीडियो में मैं आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, बट आप ध्यान से फोकस करके बोर्ड पे देखिएगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और भाई हमारा पहला सवाल ये आ जाता है, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कुछ ऐसा है, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स देन शो दैट। भाई आपको तीन सेट दिए गए हैं ए बी और सी, और आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है ये सॉल्व मतलब प्रूव करना है कि भाई लेफ्ट जो है राइट के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए मैं वेन डायग्राम का यहां पे इस्तेमाल करूंगा, बेटर विजुअलाइजेशन होगा, आसानी से आप चीजों को देख पाएंगे। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिएगा। हम शुरुआत करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। आप किसी भी को आपको दोनों साइड के ही बनाने पड़ेंगे वेन डायग्राम। देखिए जब भी आप वेन डायग्राम से चीजों को प्रूव करते हैं ना, तो आप बोलेंगे जी सर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे हमारे पास कौन है भाई, राइट हैंड साइड है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है, और फिर आप राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाइए। अगर ये दोनों वेन डायग्राम इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये चीज जो है इस चीज के इक्वल है। आई होप कि ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको है कि वेन डायग्राम से काम किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाएंगे। भाई क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ए का इंटरसेक्शन हमने लिया है, किसके साथ लिया है इंटरसेक्शन हमने, बी यूनियन सी के साथ। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाए, तो भाई इसको वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं इस पर्टिकुलर चीज का वेन डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं इस पर्टिकुलर चीज का वेन डायग्राम बनाऊंगा, और बीच में कौन सा साइन है, तो बीच में साइन है इंटरसेक्शन का। ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें हैं, एक सेट ए है और एक बी यूनियन सी है। तो मैं पहले ए का वेन डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का होता है मतलब कॉमन लेना। तो जो वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं, इसका अलग इसका अलग, उसमें जो कॉमन एरिया होगा वो कॉमन एरिया मेरे एलएचएस का एक्चुअल वेन डायग्राम होगा। मैं इसको करके दिखाता हूं तो चीजें और क्लियर होंगी। अगर मैं सिर्फ ए का वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं, अच्छा वेन डायग्राम में यहां पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आपके पास तीन सेट है ए बी सी। तो वेन डायग्राम भले ही ए का बनाओ या भले ही बी या सी का बनाओ, लेकिन बनाते वक्त मुझे रेक्टेंगल के अंदर तीनों सेट दिखाने जरूर पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ मैं ए का बनाऊंगा तो शेड जो करूंगा वो पोर्शन वो सिर्फ ए का सर्कल होगा। इसको इधर ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले ए का वेन डायग्राम बनाते हैं हम। तो हमने ये रेक्टेंगल लिया बढ़िया सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बनाते हैं, भाई इतने छोटे में अपना काम बनेगा नहीं, ठीक है भाई। ए का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमने सबसे पहले रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल को हमने बोल दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सेट ए है, इसको हमने ए बोल दिया। इसमें हमने दूसरा सेट यहाँ पे बी ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया तीसरा सेट और नाम दे दिया हमने इसका सी। यहाँ पे क्या है बच्चों, सिर्फ ए वाला बोल रहा है कि भाई ए का, सिर्फ ए का वेन डायग्राम बनाओ। तो सिर्फ ए का वेन डायग्राम बनाने का मतलब यह है कि जो सिर्फ ए वाला सर्कल है आप उसको शेड करिएगा। ए वाले सर्कल के अलावा आप किसी भी पोर्शन को शेड नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए इस डायग्राम में मैंने किस पोर्शन को शेड किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ए वाले सर्कल को शेड किया है। ऐसा ही काम आप भी करेंगे। अब मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट का वेन डायग्राम बनाया है, भाई ये सेकंड वाले पार्ट का भी मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। यहां पे बी और सी है, भले ही बी और सी है लेकिन दिखाना आपको ए वाले सेट को भी पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे पास एक सेट ए हो गया, ये हमारे पास एक सेट बी हो गया, और ये हमारे पास एक सेट हो गया सी। यहां पे अच्छा ये किसका वेन डायग्राम था, जस्ट अ सेकंड, ये था आपके ए वाले सेट का वेन डायग्राम, है ना। अब यहां पे बोल रहे हैं वो बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब है ये सेट बी है ये सेट सी है, इन दोनों का आपने ले लिया है यूनियन, यानी कि ये जो है आपने पूरा एरिया
बढ़िया तरीके से शेड कर दिया है, यह आपका यूनियन बन गया है। अब इन दोनों के वेन डायग्राम में आपको लेना है इंटरसेक्शन। ये कौन सा है हमारे पास? ये है हमारे पास बी यूनियन सी का। अब इन दोनों वेन डायग्राम में हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि भाई आप कॉमन एरिया को लीजिए। आप किसको लीजिए? आप अपने कॉमन एरिया को लीजिए। तो इन दोनों वेन डायग्राम में ये जो मैंने शेडेड पोर्शन देखना है, सिर्फ किस पोर्शन को देखना है हमें? सिर्फ और सिर्फ शेडेड पोर्शन को देखना है। तो इन दोनों वेन डायग्राम में भाई कौन सा शेडेड पोर्शन कॉमन है? तो आप थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे, आप भी बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सर ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला मैं इसको थोड़ा अच्छे से शेड कर देता हूं जिससे आपको चीजें दिखे। ये वाला जो पोर्शन है इस वाले वेन डायग्राम में भी, और जो आपका दूसरा वाला वेन डायग्राम है, कौन सा वाला वेन डायग्राम? ये वाला वेन डायग्राम, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन दोनों ही वेन डायग्राम्स में कॉमन है। इसीलिए जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ कॉमन हिस्से को लेंगे। देखो भाई ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर ऐसा करके कुछ ऐसा इस वाले डायग्राम में भी, और यही पोर्शन आपके इस वाले डायग्राम में भी क्या है? कॉमन है। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ वो कॉमन हिस्सा बनाएंगे। जब आप इसको खुद से अपनी कॉपी में बनाओगे ना तो ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें आपको दिखेंगी। तो जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो ये मेरा हो गया, देखो यूनिवर्सल सेट, ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, और ये मेरा सेट सी हो गया। तो मैंने कौन सा हिस्सा कॉमन शेड किया था? मैं आपको दिखाता हूं मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतना एरिया जो है ये कॉमन एरिया है। अभी हो सकता है कि बोर्ड पे मैं बना रहा हूं, चीजें थोड़ी सी ब्लर हो रही होंगी, बढ़िया तरीके से दिखने ही रही होंगी, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा हिस्सा एक्चुअली कॉमन हो रहा है। पर जब आप खुद से बनाओगे इसको अपनी कॉपियों में तो आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई सिर्फ इतना हिस्सा जो है कॉमन हो रहा है। ये करने के लिए अब आपको थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट जितना पॉसिबल बेस्ट डायग्राम हो सकता था मैंने यहां पे बनाया है। तो बस उस जो कॉमन एरिया था दोनों ही वेन डायग्राम में, उस कॉमन एरिया को लेकर मैंने यहां पे बना दिया है। अब ये कॉमन एरिया एक्चुअली पता है कौन है? मैंने इस वाले सेट और इस वाले सेट का क्या लिया है? इंटरसेक्शन लिया है। तो जो कॉमन एरिया है ये एक्चुअली है ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो ये बेसिकली मेरे लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बन के तैयार है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरे राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाऊंगा। ये पूरा प्रोसेस आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम ऐसे बनाया, हमने कॉमन एरिया लिखा तो हमें वो मिला। ये चीज अगर आप अपनी कॉपियों में आंसर शीट्स में लिखोगे कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। चलिए अब हम जरा राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। भाई राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है? राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कुछ दो चीजें हैं, उनको भी अपन टैकल करेंगे कि कैसे कैसे उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए भाई पहले तो राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसका हमने यूनियन लिया है, किसके साथ यूनियन लिया है भाई? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। इसका हमने यूनियन लिया है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। इसका बनाना है हमें क्या? इसका बनाना है हमें वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? वापस से वही चीज, आप इसका वेन डायग्राम अलग बनाओगे, आप इसका वेन डायग्राम अलग बनाओगे, और दोनों का क्या ले लोगे? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? उन दोनों वेन डायग्राम्स को कंबाइन करोगे। चलो भाई ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, और ये हमारा सेट हो गया सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अच्छा ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो एरिया जो ए और बी के बीच में कॉमन हो। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही हिस्सा है जो ए और बी के बीच में क्या है? कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन एरिया, कॉमन एलिमेंट्स, उनकी बात चलती है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो सिर्फ इतना हिस्सा शेड करूंगा, यानी कि ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये हिस्सा हो गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का। इसी तरीके से यहां पे ए इंटरसेक्शन सी है। तो चलिए वापस से वही काम करेंगे हमने ये अपना यूनिवर्सल सेट बना लिया रेक्टेंगल की मदद से। ये हमने एक सेट ए ले लिया, ये हमने एक सेट बी ले लिया, ये हमने एक सेट सी ले लिया। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अच्छा किस किस का इंटरसेक्शन है? ए और सी का इंटरसेक्शन है, यानी कि ए और सी के बीच में कॉमन एरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस हिस्से को शेड कर दूं तो ये हिस्सा जो है हमारा कॉमन एरिया बनके निकल जाएगा। और ये कॉमन एरिया किसका बनके निकलेगा? तो भाई ये जो कॉमन एरिया है ये बनके निकलेगा ए इंटरसेक्शन सी का। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। अब बीच में कौन सा साइन है भाई? बीच में यूनियन का है, यानी कि इन दोनों वेन डायग्राम को क्या करेंगे आप? कंबाइन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों वेन डायग्राम्स को कंबाइन करना, यानी कि आपने ये वाला सेट और ये वाला सेट इन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करके जो फाइनल आंसर होगा
उसका वेन डायग्राम मैं नीचे बनाता हूं। भाई यहां पे यूनियन ले रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों एरियाज को एक दूसरे पे क्या करवा देंगे, हम ओवरलैप करवा देंगे। क्या करवाएंगे, ओवरलैप। कैसे करवाएंगे सर ओवरलैप? सर ये हमारे पास सेट ए है, सर ये हमारे पास सेट बी है, और सर ये हमारे पास सेट जो है सी है। हमने ये वाला हिस्सा लिया, ठीक है, चलो कंबाइन करना है। क्या करना है, कॉमन नहीं लेना, कंबाइन करना है। इस हिस्से के हिसाब से कौन सा एरिया शेड कर दिया सर? तो सर इस हिस्से के हिसाब से मैंने ये एरिया शेड कर दिया। अच्छा, इस हिस्से के हिसाब से कौन सा एरिया शेड किया? तो सर ये वाला हिस्सा शेड कर दिया। तो ये जो पोर्शन बना है ना, ये पोर्शन बना है आपके इसका और इसका यूनियन। तो भाई आप नीचे लिख दो कि ये वाला वेन डायग्राम एक्चुअली हमारे पास किसका यूनियन है? ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है। किसके साथ यूनियन है? ए इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन है। और ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है, ये आपका कौन है? ये आपका राइट हैंड साइड है ना? ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है, ये जो वेन डायग्राम बना है, ये किसका वेन डायग्राम बना है? राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना है। अब जरा हम राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना चुके हैं, ठीक है, और यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड का भी वेन डायग्राम बना चुके हैं। आप इस वेन डायग्राम को देखिए और आप अपने इस वेन डायग्राम को देखिए, ये दोनों ही वेन डायग्राम क्या है? सेम है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम सेम आया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इतना परेशानी, इतनी तकलीफ अपने को नहीं लेनी है। सिंपल वेन डायग्राम का काम करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी बनाओ, राइट हैंड साइड में भी बनाओ, और देखो कि वो वेन डायग्राम सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो दोनों वेन डायग्राम सेम आ गए, यानी कि आपका लेफ्ट और आपका राइट इक्वल है। आप पूरा सोल्यूशन यहां पे देख सकते हैं कि मैंने शुरुआत की थी लेफ्ट हैंड साइड से, उसमें जो इंडिविजुअल पार्ट्स थे मैंने उनके वेन डायग्राम बनाए थे, और जो फाइनल वेन डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड का, मैं वहां पे पहुंचा था। बस वेन डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा केयरफुली बनाइएगा, जिससे आप इंटरसेक्शन के केस में कॉमन एरिया आइडेंटिफाई कर पाएं, यूनियन के केस में आप एरियाज को ओवरलैप करवा पाएं, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना। जब ये काम हो गया तो भाई हम राइट हैंड साइड पे आ गए, उसमें भी हम इंडिविजुअल सेट के वेन डायग्राम बनाए, और फिर हमने उसका यूनियन लिया और हमारे पास राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बन गया। और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम है और जो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम है, क्योंकि ये दोनों वेन डायग्राम सेम है, इसीलिए हमारा LHS RHS के इक्वल है, और जो गिवन एक्सप्रेशन हमें दिया गया था वो प्रूव हो चुका है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब एक छोटा सा टास्क मैं आपको यह देना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की मदद से किया, आप इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करिएगा। यानी कि वो मैंने आपको तरीका बताया था ना कि आपको एक एलिमेंट लेना है x, किधर? लेफ्ट हैंड साइड में, और आपको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है। और फिर आपको एक एलिमेंट लेना है y, वो किधर लोगे? राइट हैंड साइड में, और फिर आपको प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। और मैंने आपको लॉजिक दिया था कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट हो जाए और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हो जाए, मतलब समझ जाइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो इसका प्रोसेस आप लोग खुद से करें। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहां पे होता है खत्म। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब सुनिए, आपका जो सिलेबस है क्लास 11th मैथ्स का, इसमें हुआ क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जो क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस है, इसमें काफी चीजें डिलीट हुई हैं, ठीक है। काफी चीजें तो नहीं, पर हाँ कुछ कुछ डिलीट हुआ है। और ऐसे ही हमारे पास जो सेट चैप्टर है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके डिलीट हुए हैं। अब ये जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं सेट चैप्टर में से, उसमें एक टॉपिक है जहां पे आप सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। आप कुछ इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। और ये होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले पिछले साल तक, पिछले साल तक आपके सिलेबस में थे, बट इस साल से ये फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है? ये जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, इसमें 23rd क्वेश्चन तो अपन ने वेन डायग्राम से निपटा दिया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 या क्वेश्चन नंबर 28, ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इन वर्ड प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। जी हां,
जब तक आप ये फॉर्मूले सॉल्व नहीं आपके सिलेबस में है, मतलब देखो पहले सिलेबस में थे तो डायरेक्ट इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते थे, लेकिन अभी इस टाइप के फॉर्मूले आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं। तो जब इस टाइप के फॉर्मूले आपके सिलेबस से डिलीटेड है तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? एक्चुअली पूछा जा सकता है, पर सर आपने तो अभी बताया कि भाई फॉर्मूला डिलीटेड है, तो सर जो चीज डिलीटेड है उससे सवाल कैसे? एक्चुअली इसका रीजन ये है कि जो सवाल इस फॉर्मूले से हो सकता है वो सवाल वेन डायग्राम से भी हो सकता है। जी हां, हमने जैसे वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन प्रूव किया कि लेफ्ट राइट के इक्वल है, वैसे ही वेन डायग्राम की मदद से हम इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। हां, काम थोड़ा सा मुश्किल है, विजुअलाइज करनी पड़ती हैं चीजें और गलतियां बहुत होती हैं। भाई अगर फॉर्मूला रहता तो फॉर्मूला तो बस अप्लाई करना है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, बट क्योंकि फॉर्मूला डिलीटेड है आपके सिलेबस से तो ऑफिशियली आप फॉर्मूलों की मदद से इन सवालों का सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। चांसेस कम है कि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे, यह भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत कम चांसेस हैं कि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी में से तो ये सवाल डिलीटेड ही हैं, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं। दीज क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा ही नहीं, ना एग्जांपल में मिलेगा ना एक्सरसाइज में मिलेगा। तो सर ये एग्जाम्पलर में क्या कर रहा है? तो मैंने ओवरव्यू वाले वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी की बुक्स अपडेट हुई है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक अपडेट नहीं हुई है। एग्जाम्पलर बुक में आज भी डिलीटेड टॉपिक है, इसीलिए मैं आपके सामने एक कोर्स लाया था कि भाई आपको प्रेजेंट ट्रेंड के हिसाब से, प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से बता सकूं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं सारे नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमारे पास 24, 25 ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन है। मैं अब जब भाई सवाल आएगा ही नहीं एग्जाम में तो क्यों अपना समय वेस्ट करना, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना। बट फिर भी आप सीखो, कुछ बातें जानो। सो 1 से 2 सवाल, ये इतने सारे सवालों में से मैं करके आपको दिखा देता हूं वेन डायग्राम की मदद से, फॉर्मूले की मदद से नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम वेन डायग्राम की मदद से 1 से 2 सवाल करेंगे आपके सामने, जिससे आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सको। अच्छा कि अगर गलती से भी ये सवाल कभी मिल गया तो आप कर दो पाओ। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, तो चलो ये वाला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर अपना 24 जो है, इसको चलिए वेन डायग्राम की मदद से अपन बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए भाई देखते हैं इस सवाल में। तो इस सवाल में हमें दिया गया है कि हमारे पास जो है 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में पासिंग के बारे में बताया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसको जरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई हमारे पास सब्जेक्ट है 3, इंग्लिश है, इंग्लिश को मैं ई से दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स है और हमारे पास साइंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल को टी से दिखा रहा हूं, तो टोटल जो है हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 15 पास हुए हैं इंग्लिश में, यानी कि जो इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं भाई? वो हमारे पास 15 है। 12 पास है मैथमेटिक्स में, यानी कि जो 12 हुए हैं पास वो किस में है भाई? मैथ्स में पास हैं। 8 है साइंस में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन साइंस, ये कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके पास 8। इसके बाद दिया है 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 6 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए हैं, यानी कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सुनिए, जब भी आप एंड वर्ड देखते हैं ना, तो एंड वर्ड से आप याद रखिएगा कि यहां पे इंटरसेक्शन वाली चीज होती है, मतलब दोनों चीज का कॉमन होना, मतलब इंग्लिश में भी पास होना, मैथमेटिक्स में भी पास होना, दोनों में कॉमन है वो बच्चे। यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 6। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन है, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स और साइंस में पास हुए हैं वो कितने हैं भाई? वो है 7। और 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, और इंग्लिश और साइंस मतलब एंड साइंस, इसमें कितने हो गए भाई? 4 बच्चे। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, यानी कि तीनों का कॉमन, कौन से 3 लोग कॉमन है भाई? इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है और साइंस भी है। इसमें कितने बच्चे हैं? ऐसे 4 बच्चे हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में क्या हुए हैं? आपके पास हुए हैं। तो ये कुछ गिवन इंफॉर्मेशन थी जो हमने लिख ली। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला कि भाई बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, साइंस में पास नहीं हुए हैं। अब इन सारी गिवन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बनाएंगे हम यहां पे क्या? वेन डायग्राम। देखिए यहां पे भाई हम वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं ना, तो वेन डायग्राम में हम क्या लेंगे? यूनिवर्सल सेट लेंगे जैसे लेते हैं। तो हमने ये बढ़िया सा
एक अपना यूनिवर्सल सेट ले लिया। ये यूनिवर्सल सेट एक्चुअली बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाता है। ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसमें ये ऐसे छोटा बनाएंगे तो अपने को चीज़ें दिखेंगी नहीं प्रॉपरली। ये बना लिया हमने हमारा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, कौन कौन है भाई इसमें? तो इसमें ये टोटल दिखाएगा यूनिवर्सल सेट हमारा। 3 सब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास कौन? इंग्लिश। दूसरा कौन है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास मैथ्स। और तीसरा कौन है हमारे पास भाई? तीसरा है हमारे पास साइंस। ये 3 लोग ऐसे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला इंफॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे कि सर यहां से स्टार्ट करो। बच्चों यहां से मत स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करो एकदम एंड से। हमेशा याद रखना, जब ऐसा इंफॉर्मेशन लिखते हो ना, तो जहां पे सबसे ज्यादा कॉमन लोग हैं वहां से आपको वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। यानी कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों में कौन कॉमन है? 4 लोग। तो भाई ऐसा एरिया ढूंढिए जो तीनों में कॉमन है। तो आप बोलोगे सर वो ये वाला एरिया है, यानी कि इसमें आप 4 लिख दीजिए, है ना। ये देखो, ये ऐसा एरिया है जहां पे तीनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो 4 स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए हैं। अब एक एक करके इंफॉर्मेशन ऊपर लाओ। इंग्लिश और साइंस में कितने हैं? 4 बच्चे। इंग्लिश एंड साइंस मतलब ऐसा एरिया जो इंग्लिश और साइंस को कॉमन हो। भाई ये रहा इंग्लिश, ये रहा साइंस, यानी कि ये एरिया हो गया इंग्लिश और साइंस का। इसमें कितने बच्चे थे? 4। पर सर 4 तो यहां पे पहले से लिखा गया, यानी कि यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे 0 लिख दीजिए। भाई उसने बोला था इंग्लिश और साइंस मिला के कॉमन 4 बच्चे हैं, तो ये देखो ना 4 लिखा है ऑलरेडी। अब बोलोगे सर 4 वो तो उस एरिया में लिखा था ना जो तीनों को कॉमन था। अरे भाई अगर वो तीनों के कॉमन है तो अगर इंग्लिश और साइंस इन दोनों के भी तो कॉमन होगा ही होगा, इसीलिए यहां पे आप 0 लिख दीजिए और लिखने की जरूरत नहीं है। अगला इंफॉर्मेशन, मैथ्स और साइंस में 7 हैं। मैथ्स और साइंस, भाई ये मैथ्स है ये साइंस है। टोटल कितने हैं? 7। पर 4 तो हम यहां पे लिख चुके हैं। कितने बच गए यहां पे? यहां पे लिख दो भाई 3 ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस में भी है। अगले इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। इंग्लिश और मैथ्स में 6 है। इंग्लिश और मैथ्स में 6 है। ये है इंग्लिश, ये है मैथ्स। ये जो एरिया है वो इंग्लिश और मैथ्स का दिखाएगा, उसमें 6 है। पर 4 तो यहां पे हम लिख चुके हैं, तो यहां पे हम सिर्फ 2 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 दिखा देगा कि भाई टोटल 6 हो गए, 4 + 2 6 हो गए। इसके बाद साइंस में टोटल 8 है। साइंस में टोटल 8 है। ये रहा पूरा साइंस जिसमें टोटल 8 है। पर ध्यान से देखो इस पूरे सर्कल में 4 + 3 7 आ चुके हैं, यानी कि सिर्फ एक बच्चा बचा है और वो एक बच्चा मैंने यहां पे लिख दिया। इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखिए आप। अगला मैथ्स में 12 है, तो ये है सर्कल पूरे मैथ्स का, टोटल 12 है। उस सर्कल में कितने लोग आ चुके हैं? 4 + 3 7 + 2 9, 3 लोग बच गए, तो यहां पे 3 लिख देंगे। तो पूरे सर्कल में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसके बाद अगला इंफॉर्मेशन, इंग्लिश में कितने हैं? 15। अब वापस से देखते हैं कि इंग्लिश के सर्कल, ये है इंग्लिश का सर्कल, इसमें कौन कौन है? 4 + 2 6 + 0 6 लोग आ चुके हैं। 15 थे, टोटल कितने बच गए? 9 लोग बच गए, तो भाई 9 मैंने यहां पे लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बन चुका है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन देंगे। पहला है कि भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में तो पास हुए हैं पर साइंस में पास नहीं हुए हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इंग्लिश एंड मैथ्स इसमें पास होना है पर साइंस में पास नहीं होना है। किस में पास होना है और किस में नहीं होना है? तो भाई इंग्लिश एंड मैथ्स में पास होना है। इंग्लिश एंड मैथ्स का मतलब क्या है कि इन दोनों का कॉमन एरिया लेना है, लेकिन साइंस में हमें नहीं करवाना है। तो आ जाओ भाई इंग्लिश और मैथ्स में, ये रहा आपका इंग्लिश और मैथ्स, इसमें दोनों में पास होना है। तो आप बोलोगे सर इंग्लिश और मैथ्स का कॉमन एरिया तो ये है, ये दोनों में पास हैं 6 लोग, लेकिन वहां पे ये भी बोला है कि साइंस में पास नहीं होने चाहिए। तो इस 6 लोग में से कितने लोग हैं जो साइंस में भी पास हो गए? तो सर ये जो 4 आपने लिखा है ना, वो कॉमन था इंग्लिश मैथ साइंस का, वो उसमें भी पास हुए हैं, तो साइंस को हटा दो। तो भाई टोटल हमारे पास 6 लोग थे जो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं, पर इसमें से 4 लोग ऐसे थे जो साइंस में भी पास हुए, तो उनको हमने हटा दिया। तो 6 में से 4 बचा कितना हमारे पास? 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 है, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले बच्चे लेकिन साइंस में पास ना होने वाले बच्चे सिर्फ कितने हैं? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। भाई मैथ्स और साइंस में पास होना है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल दिया? सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि मैथ्स और साइंस में तो पास होना है, लेकिन किस में पास नहीं होना है? भाई इंग्लिश में पास नहीं होना है। तो मैथ्स और साइंस में पास होना है, यानी कि उनका कॉमन एरिया ये रहा मैथ्स और ये रहा साइंस, कॉमन एरिया ये रहा आपके पास 4 और 3। टोटल कितने हो गए मैथ्स और साइंस वाले लोग? 7। लेकिन उसने ये बोला है कि इंग्लिश में मत पास करवा देना भाई। तो इंग्लिश में भी पास होने वाले कितने लोग हैं? ये जो 4 है बीच में लिखा, ये 4 तो ये दिखा रहा है ना जो तीनों में पास हो रहे हैं, तो इंग्लिश में तो हमको नहीं चाहिए, तो इस 7 में से 4 घटा दो, आपके पास बचा 3। तो सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो सिर्फ मैथ्स और साइंस में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में पास नहीं हो रहे हैं।
अगला थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो सिर्फ मैथ्स में पास हो रहा है, मैथ्स के अलावा नहीं चाहिए हमको, सिर्फ मैथ्स में चाहिए। तो सिर्फ मैथ्स में मालूम है कौन है? ये जो 3 यहां पे लिखा है ना, ये 3 वो संख्या है जो ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। अगर आपसे कोई यहां पे पूछ लेता कि भाई सिर्फ इंग्लिश वाले बताओ, तो ये रहा 9, सिर्फ इंग्लिश वाले लोग। कोई बोलता सिर्फ साइंस वाले बताओ, तो ये रहा 1 कि सिर्फ साइंस वाले लोग। ठीक है, इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, ऐसे बच्चे हमें बताने हैं जो कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं, यानी कि हमें कॉमन एरिया वालों को लेना है। क्या बोला मैंने? हमें ऐसे बच्चे बताने हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं। देखो भाई, ये 2 है, देखो ओवरलैपिंग एरियाज ढूंढ लो जहां पे ओवरलैप हो रहा है। 2 है, 4 है और 3 है और 0 है, इन सबको ऐड कर दो, कितना मिल गया? आपको मिल गया 9। तो ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जो कि मोर देन 1 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। भाई मोर देन 1 सब्जेक्ट का मतलब ये है आपको वो एरिया ढूंढना पड़ेगा जो एरिया क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। तो ओवरलैपिंग एरियाज को हमने जोड़ लिया, 2 + 4 6 + 3 9 + 0, ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जो कि मोर देन 1 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, विजुअलाइजेशन का खेल है, यहां पे आसानी से आपको आंसर्स नहीं दिखेंगे, अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो ही दिखेंगे। पर टेंशन मत लो, ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, आपके सिलेबस से नहीं आएंगे। ये मैंने वो केस दिया है, वो सिचुएशन दिया है कि अगर कभी गलती से आ गए, कभी बहुत ही रेयर चांस है, फिर तुम क्या करोगे? बट मैं विश्वास करता हूं कि भाई जो चीज सिलेबस में नहीं है वो चीज क्यों आपसे पूछी जाएगी। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ हद तक तो आया ही होगा। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं वेन डायग्राम से और फिर इस वीडियो को अपन खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई, अब सिलेबस के क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या करें अपन। ये एक क्वेश्चन देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। ध्यान से तो सुनिएगा भाई, हमारे पास एक क्लास है जिसमें टोटल जो है हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं। इसमें से क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट कितने हैं भाई? 25 हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस, अच्छा अरे ये तो टी से टेनिस भी हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगी, इसको टोटल ही लिख देते हैं अपन, है ना, टोटल लिख देते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं भाई? 20। और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो सी इंटरसेक्शन टी, भाई दोनों कॉमन एरिया है ना, इसीलिए इंटरसेक्शन अपन लेंगे। तो हमें फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दोनों ही नहीं खेलते, ना वो टेनिस खेलने का मन है उनको, ना उनको क्रिकेट खेलना है। चलिए देखिए कैसे काम करेंगे। यहां पे सिंपल सी चीज ये करनी पड़ेगी बच्चों, हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। भाई ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, इस टोटल को अपन बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हो गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। इसमें से कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं तो भाई ये रहा अपने पास क्रिकेट का सर्कल। इसमें से कुछ लोग टेनिस खेलते हैं तो ये रहा अपने पास टेनिस का सर्कल, है ना, ये क्रिकेट हो गया, ये टेनिस हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, हमें बोला गया है कि ऐसे लोग जो दोनों खेल खेलते हैं वो कितने हैं भाई? 10। तो कॉमन एरिया यानी कि ये हिस्से में कितने लोग आएंगे? 10 लोग आएंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे? तो क्रिकेट के सर्कल में 25 लोग आने चाहिए। यह है आपके क्रिकेट का सर्कल, इसमें कितने लोग आने चाहिए? 25। पर हमने ध्यान दिया कि पहले ही 10 लोग तो कॉमन में आ गए हैं, तो 25 में से 10 कितने बचे जो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे? ऐसे सिर्फ 15 लोग हैं जो ओनली क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे यहां पे देखोगे टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? 20, यानी कि जो टेनिस का सर्कल है इसमें टोटल 20 आने चाहिए, पर 10 तो कॉमन है ना, तो सिर्फ टेनिस वाले कितने बच गए? सिर्फ टेनिस वाले 10 बच गए। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब हमें यहां पे क्वेश्चन पूछा है वो स्टूडेंट्स की संख्या बताओ जो कुछ नहीं खेलते, ना उनको क्रिकेट पसंद है ना उनको टेनिस पसंद है। देखो ये जो रेक्टेंगल है ये टोटल 60 स्टूडेंट्स को दिखाता था, और ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, पता है ये दोनों सर्कल किसको दिखाते हैं? ये दोनों सर्कल दिखाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं, या तो टेनिस खेलते हैं, या तो दोनों खेलते हैं। तो सर वो हिस्सा कौन है जो हमें दिखाता है कि कोई मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं खेलते? तो एक्चुअली बच्चों अगर आप सर्कल के अलावा हिस्से को ले लोगे, अगर आप सर्कल के अलावा वाले हिस्से को ले लोगे ना, तो आपको वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि ना क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स खेलने वाले बच्चे हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट हो गए। अब देखो तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स थे भाई? 60।
60 में से हम उनको घटा देते हैं जो कि कुछ खेलते हैं। तो भाई कौन कौन है खेलने वाले? 15 स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, 10 स्टूडेंट क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले, और 10 स्टूडेंट सिर्फ टेनिस खेलने वाले। अब इसको घटा दो भाई, 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35। तो 60 में से 35 आप घटाओगे, मेरे हिसाब से 25 आपको आंसर मिलेगा। तो 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना ही टेनिस खेलते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन तो फिर भी सिंपल था, क्योंकि यहां पे जो क्वांटिटीज थी वो कम थी। इसमें दो ही क्वांटिटी थी, टेनिस और क्रिकेट। जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया उसमें 3 क्वांटिटी थी, इंग्लिश था, मैथ्स था, साइंस था। तो जितने आप क्वांटिटीज बढ़ाओगे, वेन डायग्राम बनाना, सोचना, समझना मुश्किल होता है। 3 क्वांटिटीज के लिए वेन डायग्राम, 3 सर्कल के साथ वेन डायग्राम तो फिर भी सूटेबल होता है। अगर 4 सर्कल पे बातें चली गई फिर नामुमकिन सा ही समझ लो, मतलब बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, पर बहुत ज्यादा मेहनत और सोच लगेगी और मिस्टेक्स उसमें होते हैं। जनरली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, मैक्स टू मैक्स अगर आसान क्वेश्चन बनाना है तो 2 सर्कल वाले पे दे देंगे सवाल, और अगर उनको थोड़ा सा आपको चैलेंज करना है तो 3 सर्कल पे आपको दे देंगे सवाल। उससे ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम की मदद से समझ में आया हो कि कैसे चीजों को अपन विजुअलाइज करते हैं और कैसे अपन चीजों को देखते हैं। भाई इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सिलेबस के हैं नहीं, फिर भी मैंने कवर किया कि अगर आपको कुछ पूछा जाए, कभी कुछ डिस्कशन होए, तो आपको आइडिया रहे। बाकी क्वेश्चंस आप अपनी एग्जाम्पलर बुक से देख सकते हैं। आपकी एग्जाम्पलर बुक एनसीईआरटी से वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं नहीं करवा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यहां पे सेट चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारे पास बचता है सेट चैप्टर में एक और वीडियो, जो कि है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेट चैप्टर पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पलर से। वो बढ़िया वीडियो रहेगी, उसमें आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका लेवल अच्छा है। जाते जाते आपको बता दूं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड साथ में हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे आप ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको क्लिक करें और आप अवेल कर सकते हैं। और इतने सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। टिल देन मिलते हैं अपन अगली वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। सो ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।